नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। ये है आपकी पॉलिटी क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे फजल अली आयोग की। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हम संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र पढ़ रहे थे, उससे संबंधित सारे विवाद हमने समझने की कोशिश किए थे। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने घर आयोग, जीबीपी समिति की बात कर ली थी। उससे आगे हम बात करेंगे और ये जो क्लास होगी इसमें आप फजल अली आयोग को समझेंगे कि क्या था आयोग, उसके रिपोर्ट्स क्या थे, उसमें से किसको सरकार ने माना और उसके बाद में किस तरीके से 1956 का जो है एक तरीके से जो पुनर्गठन आयोग काम करता है, 1956 का जो पुनर्गठन अधिनियम है जिसके तहत नए तरीके से राज्यों का निर्माण होता है इस देश में, भारत देश में, वो कैसे हुआ ये सारी चीज़ समझेंगे। उससे पहले स्लाइड आपको बता दूं इसके बारे में, अनअकैडमी का स्लाइड है, ये है आपके लिए बेहतरीन कोर्स। यदि आपको परचेज करना है यूपीएससी का कोर्स तो ये आप परचेज कर सकते हैं। 28 अगस्त तक आपको बढ़िया ऑफर मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो 28 अगस्त तक कम कर दी गई है, ठीक है। और उसके बाद में आप देखेंगे कि ये प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। जो प्राइस अभी आपको 49,680 है, ये 51,750 है, लेकिन लगभग में आपका 2 से 3 हज़ार रुपये आप यहाँ पर बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको खरीदना है ये तो चले जाइए आप सीधे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अगर वहाँ नहीं जाना तो आप सीधे अनअकैडमी पर जाकर के भी इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और स्लाइड मैं आपको दिखाता हूँ जो आपके लिए बहुत काम के हो सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको ये जरूर लेना चाहिए, ठीक है। ये देखिए अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज इनका जो है, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम आने वाले हैं और ये अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं जिसका रेट महज 45,000 रुपये रखा गया है। 1 साल का आपको इसमें सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 21 टेस्ट फॉर ईच ऑप्शनल कोर्स, ठीक है। ऑप्शनल कोर्स के लिए भी मिलेंगे 16 इसमें ऑप्शनल टेस्ट होंगे, 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 80 टेस्ट होंगे एवरी ईयर, ठीक है। इसमें 50 प्रीलिम्स टेस्ट होंगे और 30 टेस्ट होंगे मेंस के। तो ये बहुत बेहतरीन ऑफर है, आप इसको अगर चाहें तो जो है परचेज कर सकते हैं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो ऑफर है ये बहुत ही चीप रेट पे है और यदि आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसको परचेज करना चाहिए, ठीक है। चलिए हम क्लास की बात करते हैं और आते हैं अपनी क्लास पर। स्लाइड सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, फजल अली आयोग, ठीक है। फजल अली आयोग हमें समझना है कि ये क्या है, इसमें क्या क्या बातें की गई थी, क्या चीज़ें थी, उसको हमें समझना है, ठीक है। तो देखते हैं, आंध्र प्रदेश के निर्माण के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। जो पिछला वीडियो हुआ था उसमें आपको बताया था कि किस प्रकार एक कांग्रेस के सदस्य ने 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद अपनी जान दे दी और सरकार को दबाव में आकर के एक भाषाई आधार पर राज्य का गठन करना पड़ा, ठीक है। तो ये वही जो बात मैंने कल वाली क्लास में की थी, यहाँ पर आपको वही लिखा हुआ दिख रहा है कि आंध्र प्रदेश का जब निर्माण हो गया उसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी और सरकार ने देखा कि ये मांग बहुत ज़्यादा उठ रही तो उन्होंने फजल अली के नेतृत्व में एक आयोग का गठन कर दिया। 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली के अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा, ठीक है। इसमें जो अन्य 2 सदस्य थे वो के एम पडिक्कर थे और एच एन कुंजलू थे, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। दिस इज द पॉइंट जिससे आपको नोटिस करना है, सवाल यूपीएससी पूछती है यहाँ से, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि फजल अली आयोग क्या कह रहा है कि भाषा को आप दरकिनार नहीं कर सकते, आपको कंसिडर करना होगा, ठीक है। आप उसको छोड़ के बात नहीं कर सकते। जैसे कि जो जेबीपी समिति थी या धार आयोग था उसने क्या कहा था कि भाषा को हमें कंसीडर नहीं करना है। वो धार आयोग ने कहा कि हमें प्रशासनिक सुविधा को देखना है और लगभग वही बात जेबीपी समिति ने भी मानी। उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को इनकार कर दिया था। फजल अली आयोग में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो क्या है कि ये कह रहे हैं कि भाषा को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि इसे व्यापक रूप से आपको स्वीकार करना होगा कि भाषा एक आधार है पुनर्गठन का। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आप देखेंगे, ये नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें ये जरूर है कि भाषा को आधार माना गया लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया। जो आंध्र प्रदेश की लड़ाई थी वो क्या लड़ाई थी कि जो तमिल क्षेत्र है, तमिलनाडु से अलग करके एक अलग क्षेत्र बनाया जाए जिसमें सिर्फ तेलुगु भाषी लोग हों। तो कुल मिलाकर के वो जो एक फार्म था आंध्र प्रदेश वाला उसको नहीं माना फजल अली ने। फजल अली ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा,
एक राज्य एक भाषा करेंगे तो भारत में इतने राज्य बन जाएंगे कि उनको मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप इंडिया में देखते हैं कि आप 10 किलोमीटर यात्रा कर लीजिए, भाषा बोली बदल जाती है। आप 20-25 किलोमीटर यात्रा कर लीजिए, 30 किलोमीटर यात्रा कर लीजिए, वहाँ पर आपको बोली एकदम डिफरेंट मिल जाएगी। आप जैसे ही एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं, भाषा लगभग बदल जाती है। तो क्या छोटे छोटे जिले के रूप में प्रदेशों का गठन करना उचित है? ऐसा बिल्कुल उचित नहीं है, और ये एक मजबूत भारत को नहीं बनने देता। फजल अली ने कहा कि भाषा एक महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार कर दिया, यानी कि उसको नहीं माना, ठीक है। 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और ये भाषा को इन्होंने आधार माना, ठीक है। इसका इनका जो मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्माण में भारत की योग्यता जो एकता है, जो उसकी यूनिटी है, उसको प्रमुखता दी जानी चाहिए, ठीक है। तो फजल अली आयोग मुख्यतः क्या कह रहा है कि भाषा है इम्पोर्टेंट चीज है, और जब आप राज्य का निर्माण कर रहे हो तो भाषा को आप ध्यान में रखिए। बट उससे ज़्यादा जरूरी चीज ये है कि आप ये ध्यान रखिए कि जो भारत की एकता है, जो उसकी अखंडता है, वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसको भी प्रमुखता दी जानी चाहिए, ठीक है। समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए निम्न 4 बड़े कारकों की पहचान की। उन्होंने कहा कि ये जो 4 कारक है, इनको कंसीडर करना चाहिए जब किसी राज्य का निर्माण हो रहा हो, ठीक है। वो 4 कारण क्या है इसको देख लेते हैं। 4 कारक क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुरक्षण एवं संरक्षण, ठीक है। यानी कि किसी भी तरीके से आप ऐसा कुछ ना करें जिससे एक देश की एकता और सुरक्षा को कोई खतरा हो, ठीक है। आप जो है लोगों को या यूँ कहें कि शुरुआत में कुछ लोग या कुछ कम्युनिटी किसी विशेष क्षेत्र की अगर मांग कर रहे हैं कि हमें राज्य बनाना है, और उससे इंडिया को ही खतरा हो, यानी कि भारत की संप्रभुता को खतरा हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको राज्य बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा है भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता। तो अगर ऐसा संभव हो रहा है कि बहुत सारी कम्युनिटी एक साथ एक क्षेत्र में निवास कर रही है, तो आप उसको भी कंसीडर करें। भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता को ध्यान में रखा जा सकता है। इसके अलावा वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क, यानी कि आप ऐसे नहीं कि भाषा के लिए मांग उठा कि भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे और आपने कुछ नहीं सोचा, प्रशासनिक तर्क नहीं दिए कि क्या प्रशासन चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, या आर्थिक दशा वहाँ की क्या होगी, क्या वहाँ से टैक्स आ पाएंगे, क्या वहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म हो पाएगी, क्या वो गवर्नमेंट काम कर पाएगी। बिना इसके इस तर्क के आपको राज्य का निर्माण नहीं करना चाहिए, ये इस रिपोर्ट में कह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना एवं इसका संवर्धन, यानी कि सिर्फ पर्टिकुलर किसी एरिया के लोगों के विरोध करने के कारण किसी राज्य का निर्माण नहीं करना है। वो एक समग्रता के रूप में अगर देश के निर्माण में उसका जो है योगदान हो रहा है, तो आपको ऐसे राज्य का निर्माण करना है, ठीक है। तो ये 4 कारक फजल अली साहब ने बताए कि जब आप राज्यों का निर्माण कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अगला स्लाइड देखते हैं। आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए। इससे पहले की जो क्लास, यानी कि जो लगातार क्लास कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा, हमने बताया था कि जिस वक्त आपका देश आज़ाद हुआ उस वक्त राज्यों के 4 वर्गीकरण थे, भाग का, भाग खा, भाग गा और भाग घा, यानी कि ABCD 4 प्रकार के राज्य थे। ये वो राज्य थे जहां पर सीधे ब्रिटिश का शासन था, उनके गवर्नर का शासन था। ये कैटेगरी में वो एकदम जो फेयर थे और भारत पाकिस्तान बनने के बाद जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं था, उनको ये में रखा गया था। बी में उनको रखा गया था जहां पर विधानमंडल तो थे, लेकिन वहां पर एक तरीके से जो हेड ऑफ स्टेट था वो राजा था, ठीक है। सी जो है वो संघ शासित थे, यानी कि गवर्नर का रोल था, वहां पर कोई विधानमंडल नहीं था। और डी में अंडमान निकोबार को रखा गया था, ठीक है। तो फजल अली साहब ने क्या कहा कि आप जो ये 4 वर्गीकरण आपने बनाया है इसको समाप्त करिए और एक नए सिरे से 16 राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कीजिए। ये रिपोर्ट में उन्होंने सुझाव दिए थे फजल अली ने। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई रिपोर्ट जो सुझाव देती है उसको एज इट इज गवर्नमेंट मान लेती है, लेकिन ये जो फजल अली आयोग की रिपोर्ट है इसको भारत सरकार ने लगभग मान लिया था, ठीक है। आगे आप देखेंगे भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तन के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया एवं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के भाग
के द्वारा भाग का और भाग खा के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो विधानमंडल वाले राज्य थे विद द जो वहाँ के प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि जो राजा थे, उनको समाप्त करके इन दोनों को एक कैटेगरी में डाल दिया गया। जो ब्रिटिश प्रांत थे पहले और जो प्रिंसली स्टेट थे, उन दोनों को मिला करके एक कर दिया गया, यानी कि जो उनके बीच का अंतर था उसको समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा जो भाग गा था उसको एकदम से समाप्त कर दिया गया, जिसमें जो ब्रिटिश गवर्नर थे वो रूल करते थे उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसमें कुछ को पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया गया तो कुछ को संघ शासित क्षेत्रों के तौर पर रखा गया। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जब ये सब पूरा सिस्टम हो गया उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। इसके द्वारा हुआ ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। आप कहेंगे वर्तमान में सर तो 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या ज़्यादा है, तो ये कैसे हुआ? ये क्रमवार होता चला गया। ठीक है, ये संख्या धीरे धीरे बढ़ी है। जब सबसे पहले राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो उस वक्त 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, अब देखते हैं वो कौन कौन से राज्य थे। कई बार यूपीएससी पूछती है कि निम्न में से कौन सा राज्य ऐसा है जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित हुआ था, तो उसकी लिस्ट भी आपको जाननी चाहिए। मैं लिस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, लिस्ट में आपको दिखा दे रहा हूँ, अगली स्लाइड में लिस्ट है आपका। हाँ, ये है आपका लिस्ट। ठीक है, तो ये वो राज्य हैं जो नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के टाइम पर बनाए गए थे। पहला था आपका आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश का गठन पहले ही हो गया था 1953 में भाषाई आधार पर। वो घटना मैंने आपको पूरी बताई थी, भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। दूसरा है आपका असम, तीसरा है बिहार और चौथा है बम्बई। ठीक है, अभी जो वर्तमान में आप महाराष्ट्र और गुजरात देख रहे हैं ना, इन दोनों को मिला करके बम्बई था। ठीक है, जम्मू कश्मीर, जिसका पूरा नक्शा बदल के रख दिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, उस पर आगे भी हम बात करेंगे। तो जम्मू कश्मीर भी था उन 14 स्टेटों में से। ठीक है, केरल, मध्य प्रदेश, इसके अलावा आप देखेंगे मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान। ये जो पंजाब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पंजाब जो है ये हिमाचल, हरियाणा और पंजाब तीनों को मिला करके था। बाद में ये बढ़ करके अलग होता है, उस पर आगे हम चर्चा करेंगे क्लासेस में। ठीक है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, यानी कि ये 14 देश थे, सॉरी देश नहीं प्रदेश। ठीक है, ये 14 प्रदेश थे, 14 राज्य थे जिनका निर्माण राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा नवंबर 1956 में हुआ था। ठीक है, इनके साथ साथ 6 केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए गए थे, उनका भी नाम देख लेते हैं। ठीक है, उनका भी नाम देख लेते हैं। तो ये हैं आपके संघ शासित क्षेत्र। पहला है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये किसमें था? जब देश आजाद हुआ तो ये ग्रुप डी वाला राज्य था और एकमात्र राज्य था जो ग्रुप डी में था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा है आपका दिल्ली, और इसको सबसे अलग क्यों रखा था? इसको सबसे अलग रखने का कारण है जो इसका जियोग्राफी है, इसलिए इसको सबसे अलग रखा था। यहाँ पर सेलुलर जेल बनाया गया था, यहीं पर वीर सावरकर को भी बंद करके अंग्रेजों ने रखा था। ठीक है, तो अंडमान निकोबार उनके लिए स्पेशल था, इसीलिए उसको स्पेशल कैटेगरी में रखा भी गया था उसको। दूसरा आपका दिल्ली है, जो वर्तमान में भी संघ शासित प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बन चुका है, एक कब बना इसकी बात हम आगे करेंगे। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीरी द्वीप, ये तीनों मिला करके एक संघ शासित प्रदेश था। इसके अलावा मणिपुर और त्रिपुरा, ये दोनों भी वर्तमान में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन जिस वक्त राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना उस वक्त ये केंद्र शासित प्रदेश थे, संघ शासित प्रदेश थे। ठीक है, तो ये 6 की संख्या में है संघ शासित प्रदेश और 14 आपके क्या हैं, 14 आपके बने पूर्ण राज्य। तो कुल मिलाकर के 26 राज्य उस वक्त बने थे, जिनका डिटेल आपने देखा। और ये किसके आधार पर बने थे? फजल अली आयोग के रिपोर्ट के आधार पर बने थे। फजल अली आयोग का जो रिपोर्ट है वो अपना रिपोर्ट कब सौंपे थे? उन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा था 1955 में। ठीक है, कब? 1955 में
और सरकार ने उनकी अधिकतर बातें मान ली थी और उसी के आधार पर इसको बनाया गया था। ठीक है, अब कुछ जो फैक्चुअल बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है, फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन था? फजल अली साहब थे, के.एम. पणिकर थे और एच.एल. कुंजरू थे। इनका जो रिपोर्ट था उसमें जो महत्वपूर्ण बात थी वो क्या थी? पहली बात तो महत्वपूर्ण ये थी कि इन्होंने भाषाई आधार को निगलेक्ट नहीं किया। इन्होंने कहा कि भाषा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको कंसिडर करना चाहिए, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इन्होंने स्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी फजल अली आयोग से संबंधित। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि 1956 के बाद में जो राज्य बने उनके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है, कैसे कैसे राज्य बने और उनका जो पूरा क्रम है कि वर्तमान स्थिति जो जहाँ तक आई है उसके पीछे का पूरा इतिहास क्या है, तो वो अगली क्लास में हम समझेंगे। इस क्लास में इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और सीधे कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा बहुत ही अच्छे रेट पर अनअकैडमी आपको बहुत सारे कोर्सेज लेकर के आया है, उसको आप अगर चाहें तो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उसको आपको परचेज करना ही चाहिए, ये बहुत ही बेहतरीन है। आप हमसे पूछा करते थे कि कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ से तहसील लेना है, कहाँ से अगर चाहें तो पेड कोर्स खरीदें, तो उसके लिए अनअकैडमी सबसे बेस्ट है। यदि आपको खरीदना है तो आप फटाफट जाइए अनअकैडमी पर खरीद सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा भी यदि आप टेक्निकली वीक हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमारी टीम आपको जवाब भी देगी। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।